वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से हम एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 8 का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर से हम पूरा जो भी सेल और सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हर एक लेक्चर में सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे और इस यूनिट के बाद आपके जितने भी डाउट होंगे आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में जो भी चैप्टर दिया हुआ है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे जितने भी डाउट्स होंगे वो 100% आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम इस यूनिट से अपना ये जो सेल है यूनिट ऑफ लाइफ इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया चैप्टर है आपके क्लास 11 एनसीईआरटी का। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल की थ्योरी किसने दी और किसकी क्या क्या पोस्टुलेट थे, और ओवरव्यू सेल का वो भी हम देखेंगे। आपको पता है जो सेल है ये जो ओरिजिनेट हुआ है वो लैटिन वर्ड सेला से हुआ है, सेला या सेलुला। इस सेला या सेलुला का मतलब होता है, मीनिंग होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट। ए स्मॉल कंपार्टमेंट। हुआ क्या, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने कार में, बोतल में लगी कार को अपनी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, और जब वो ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ी, उस कॉर्क में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ी। और ये जो कॉर्क थी, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जब दिखाई पड़ी तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल का नाम दे दिया। मतलब ए स्मॉल कंपार्टमेंट, ए स्मॉल कंपार्टमेंट। ये जो सेल थी वो जो बी हाइव होती है, मधुमक्खी की छत्ते होते हैं, उसके जैसा कुछ दिख रहे थे, इसीलिए इसको उन्होंने सेल नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने सबसे 1665 में थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जब, तो ऐसी सेल जो दिखाई दी थी, ऐसी सेल्स दिखाई दी इनको, कुछ जो सेल इनको ये दिखाई दी, जो भी सेल इनको दिखाई दी, ये वाली, इन्हीं को इन्होंने सेल कह दिया। क्योंकि ये थिन स्लाइस थी, ये बॉटल के ऊपर लगी हुई, जो कवर था बॉटल के ऊपर लगा हुआ, ये डेड था। तो ये सेल भी कहीं ना कहीं डेड रहे होंगे, तो इसीलिए बोला जाता है, जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी तो की, लेकिन कैसी सेल थी वो, डेड सेल थी। जो लिविंग सेल थी उसकी सबसे पहले डिस्कवरी जो की थी वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने की थी। इन्होंने क्या किया, कुछ नंबर ऑफ एनिमल्स थे, नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म थे जिनको इन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसे बैक्टीरिया हुआ, स्पर्मेटोजोआ हुआ, इसको अलावा प्रोटोजोवंस थे कुछ, इनको ऑब्जर्व किया, इन एनिमल्स को लाइव ऑब्जर्व किया। तो जो पहली लिविंग सेल थी उसकी डिस्कवरी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने की थी, जबकि जो डेड सेल थी उसकी डिस्कवरी या सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस इन्होंने देखा कि एक सेल था, यूकैरियोट्स का सेल था, उसके बीच में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिनमें जेनेटिक मटेरियल ही पाया जा रहा है, और ये जो सेंटर में पाया जा रहा था, और इसी को इन्होंने न्यूक्लियस कहा। ये क्या कर रहा था, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था। इस न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको पता है, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो लाइफ के फंक्शन है उनको, एसेंशियल फंक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं।
क्या है, दोनों का मतलब समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग। दूसरा, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन का क्या मतलब है? कैरी आउट एसेंशियल लाइफ फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को कर सकते हैं और एसेंशियल लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो क्या होता है इसमें? एवरी सेल बिकम स्पेशलाइज्ड हो जाती है। तो क्या हो जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। तो क्या कहती है? डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होगा कि हर एक सेल सारा काम नहीं कर पाएगी। एक मीन्स इट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगी, जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल होंगी वो सारा ही जो फंक्शन होगा लाइफ का दोनों परफॉर्म करेंगी। सरवाइव भी कर सकती है बिना किसी पे डिपेंड हुए और सारे एसेंशियल फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी करती हैं और एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उसमें ये स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं और डिवीजन ऑफ लेयर होता है और इसीलिए ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सभी फंक्शन को नहीं कर सकती, दूसरे सेल पे डिपेंड करेंगी सब सारे फंक्शन के लिए। तो इस प्रकार अगर कोई भी सेल अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर वो है तो वो कम से कम इन दोनों चीज को जरूर करेगी, चाहे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगी और एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर किसी भी सेल में ये दोनों चीजें नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो लिविंग का इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार जो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होगी? कोई सेल होगी। ये सेल है, ये मान लीजिए दो फंक्शन कर रही है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रही है और क्या कर रही है? दूसरा परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन और एसेंशियल फंक्शन को भी परफॉर्म कर रही है। तो ये दो चीजें कर रही है, तो वो क्या करेंगे? हम इन्हीं सेल को क्या बोल देंगे? फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ये सेल है इसकी जब डिस्कवरी हुई तो उस टाइम पे इतनी चीजें इसके बारे में मालूम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ तो क्या हुआ? जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स थे किसी भी सेल के वो हमें और पता लगने लगे धीरे धीरे, जब माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। अब सेल तो खोज ली रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाए रॉबर्ट ब्राउन। तो उसके लिए दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडेन और दूसरे थे स्वान। स्लाइडेन थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जबकि स्वान थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। दोनों लोग 1838 और 1839 में इंडिपेंडेंटली अपने अपने जो सिटी में ये जो है परफॉर्म कर रहे थे, जो भी इनकी डिस्कवरी थी उसको परफॉर्म कर रहे थे। और जो स्लाइडेन थे इन्होंने पाया कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि सभी जो सेल थे वो कहीं ना कहीं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, जो कि क्या कर रही थी? एक टिश्यू को फॉर्म कर दे रही थी। जबकि स्वान ने पाया कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल सेल थे वो रिपोर्ट किए इन्होंने, तो उन्होंने देखा कि जो आउटर लेयर थी इसी को आज के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया। तो इसी बेसिस पे स्वान ने कंक्लूजन निकाला कि जो
प्लांट टिश्यू है उनमें सेल वॉल पाया जाता है जो कि एक यूनिक कैरेक्टर होता है इनका, जबकि जो इसी बेसिस पे इन्होंने हाइपोथेसिस बना दी कि जो प्लांट और एनिमल हैं वो कंपोज होते हैं सेल और या सेल से बने प्रोडक्ट का। इसी बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि इनके बाहर की कवरिंग जो होती है प्लांट की वो सेल वॉल होती है, तथा जो जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो सेल और उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। और इसी के बेसिस पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी को परफॉर्म किया और उसके पॉस्टुलेट दिए। स्लाइडन स्वान ने क्या किया, साथ साथ मिलकर फॉर्मुलेट किया थ्योरी को, सेल थ्योरी को, और बताया कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। लेकिन स्लाइडन और स्वान ये नहीं डिस्कवर कर पाए कि जो सेल है, जैसे मान लीजिए कोई ये सेल है, इससे कैसे ये न्यू सेल कैसे बनी, इसको ये न्यू सेल कैसे बनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल कैसे बनी इसको नहीं बता पाए स्लाइडन और स्वान। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए 1855 में जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया कि जो सेल जो हाइपोथेसिस थी इसको इन्होंने मॉडिफाई किया, जब मॉडिफाई किया तो इसको सेल थ्योरी बना दिया। जैसे ही सेल थ्योरी बनाया तो जब इन्होंने बताया कि जो सेल हैं वो डिवाइड करती हैं और प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो कोई सेल है मान लो ये डिवीजन करेगी, ये डिवीजन करेगी तो ये सेल ये बना देगी, तो ये जो न्यू सेल बनी है ये अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। और इसी को इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसको इन्होंने टर्म दिया बायोजेनेसिस का, मतलब जो लाइफ होगी वो लाइफ से ही ओरिजिनेट होगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट होगी, इसी को बायोजेनेसिस बोला गया। ये न्यू टर्म है, इसको याद रखिएगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला को हम बायोजेनेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लाइफ होगी वो पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होगी। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो सेल है एक यूनिट होती है, क्योंकि बताया गया कि फंडामेंटल यूनिट है, मतलब इसी से मिलकर बना है किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी। तो और ये हेरिडिटरी यूनिट भी है। क्यों हेरिडिटरी यूनिट है? क्योंकि सेल में कहीं ना कहीं हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये कहीं ना कहीं हेरिडिटरी यूनिट भी है, हर सेल जो हेरिडिटरी यूनिट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है एक सेल से। आपको पता है स्पर्मेटोजोआ या ओवम दोनों ही एक सेल हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हेरिडिटरी यूनिट भी है। सेल थ्योरी तो दे दी गई, लेकिन फिर कुछ एक्सेप्शन थे इसके, जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो जब लिविंग में रहते थे, लिविंग में रहते थे तो मेटाबॉलिज्म शो करते थे, मेटाबॉलिज्म शो करते थे, लेकिन जब नॉन लिविंग में रहते थे, जब नॉन लिविंग में रहते थे तो नो मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म उनमें नहीं होता था। तो ये देखा गया कि ना जब रहते हैं तब तो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं लिविंग में, जब नहीं रह रहे तो कोई मेटाबॉलिज्म, इनर्ट रहते हैं, नो मेटाबॉलिज्म यानी इनर्ट रहते हैं। तो इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बोल दिया गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोल दिया गया। जो वायरस है इसको ही जो कनेक्टिंग लिंक है या कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग को, इन्हीं को वायरस बोला गया। वायरस क्या थे? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन थे। क्यों एक्सेप्शन थे? क्योंकि वायरस जो थे वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि जब होस्ट होगा तब तो ये लाइव रहेंगे, लेकिन होस्ट नहीं होगा तो वो इनर्ट हो जाएंगे, इसी को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता खुद का, तो ये रिक्वायर करते हैं होस्ट का मेटाबॉलिज्म। जैसे ही होस्ट का मेटाबॉलिज्म मिलेगा ये क्या करेंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो ये इनएक्टिव रहेंगे। तो इस प्रकार हम इनको क्या कल्चर नहीं कर सकते थे। जब कल्चर नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें अपना मेटाबॉलिज्म नहीं था, इसीलिए ये फंक्शनल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थे, ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट नहीं थे, नॉट फंक्शनली इंडिपेंडेंट। इसीलिए वायरस को एक्सेप्शन बोला गया सेल थ्योरी का। दूसरा एक्सेप्शन था सेल थ्योरी का आरबीसी। आपको पता है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस में क्या जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक सेल से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन,
अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है। जब ट्रांसफर होता है तो कहीं ना कहीं ये हेरिडिटरी की भी यूनिट है, जो कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो जो सेल होती है वो हेरिडिटरी की यूनिट कंसीडर की जाती है, लेकिन फ्यू सेल हैं जो लेक करती है जेनेटिक मटेरियल को। इन देम आरबीसी आर वन ऑफ देम, उनमें से आरबीसी एक है। आरबीसी लेक्स न्यूक्लियस, हेंस it would not have any kind of genetic material, so they cannot inherit genetic material। तो इसलिए जब जेनेटिक मटेरियल को इनहेरिट नहीं कर सकते तो क्या है, ये भी एक एक्सेप्शन है हमारे सेल थ्योरी का। शेप की बात करें सेल की, तो सेल जो है डिफर करता है साइज में और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जो है सेल की शेप और साइज वो डिपेंड करती है। माइकोप्लाज्मा, सब पीपीएलओ भी कहते हैं इसको, ये स्मॉलेस्ट सेल होती है। ऑस्ट्रिच है, ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है। टर्म पे ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। नर्व सेल, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। आरबीसी का जो साइज होता है वो 7 माइक्रोन का होता है अप्रोक्स। बैक्टीरिया जो 3 से 5 माइक्रोन की होती है अप्रोक्स। ये कुछ शेप दिए गए हैं, जैसे रेड ब्लड सेल है बाइकनकेव, ये राउंड शेप की है। व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट शेप की है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, लॉन्ग और नैरो है। जबकि नर्व सेल है, ये कुछ ब्रांच जो होती है। ट्रैकेट की सेल है, इलॉन्गेटेड है। म्यूजोफिल सेल है जो कि राउंड और ओवल है। आपको पता है कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और ये क्या करता है, कहीं ना कहीं एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। तो इसी न्यूक्लियस के बेसिस पे, और ये होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, वो प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है किसी सेल में, किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको हम यूकैरियोट कहते हैं, यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। कैसे यूकैरियोट्स कहते हैं, कैसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट बना है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब क्या है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप होगा। प्रोकैरियोट का मीनिंग क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, कैरियोट्स बना है कैरियन से। प्रीमिटिव कैरियन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। प्रीमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस डज नॉट हैव न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाया जाएगा उसमें, तो उसको हम क्या कह देंगे, प्रोकैरियोट। अगर न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे, यूकैरियोट। ठीक है, हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जैसे आपका कोई न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें कोई डीएनए होगा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में किन चीजों से मिलकर बना होगा, डीएनए होगा प्लस प्रोटीन होगा। जो डीएनए होगा, डीएनए को मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होगा न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन में कौन सा होगा, हिस्टोन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, हिस्टोन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रेजेंट है अगर, तो हम उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोट। डीएनए के साथ हिस्टोन एब्सेंट है अगर, तो हम उसको कहेंगे प्रोकैरियोट। उसको हम क्या कहेंगे,
प्रोकैरियोट। तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या करेंगे, उसको हम डिफाइन कर लेंगे। प्रोकैरियोट में अगर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रेजेंट है तो हम यूकैरियोट्स को कैसे कह देंगे, अगर डीएनए के साथ हिस्टोन एब्सेंट है तो हम इसको प्रोकैरियोट कह देंगे। इसके अलावा एक तीसरे टाइप की सेल होती है मीजोकैरियोट। तीसरे टाइप की सेल होती है मीजोकैरियोट्स। ये मीजोकैरियोट्स क्या होती है, ये कुछ नहीं होती, इनमें देखा गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट हुआ लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। इसमें न न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट थी और हिस्टोन भी एब्सेंट थी, तो ये प्रोकैरियोट हो गए। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है प्लस हिस्टोन भी प्रेजेंट है, हिस्टोन भी प्रेजेंट है, तो ये हो गए यूकैरियोट्स, ये हो गए प्रोकैरियोट्स। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो ऐसे को हमने कह दिया मीजोकैरियोट। तो तीन तरीके की सेल होती है ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और मीजोकैरियोट। इन्हीं तीन टाइप की सेल को हम आके यहाँ पे देख लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट सेल होगा, प्रोकैरियोट सेल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन ये भी एब्सेंट होगी। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी। मीजोकैरियोट में 20 की टाइप के सेल में क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एब्सेंट होगा। तो और मीजोकैरियोट का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा, आपका जो डीनोफ्लैजलेट्स हैं, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो आपको तीनों टाइप के जो सेल्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। प्रोकैरियोट हम उनको कब बोलेंगे, यूकैरियोट कब बोलेंगे, और नई टाइप की जो सेल है मीजोकैरियोट, इनको हम कब बोलेंगे। अब हम इसी बेसिस पे जो अपना प्रोकैरियोट सेल है, यूकैरियोट सेल है, इनको समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोट सेल क्या होती हैं और यूकैरियोट सेल क्या होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, ये दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, इसीलिए इनको हम एक नाम और देते हैं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है, ये रैपिडली ग्रो करेंगी। सेल साइज जो होगा इनका वो स्मॉल होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होगा, हमने पीछे ही देखा, अभी आपको बताया है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इस जो न्यूक्लियस पाया जाएगा इसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियोइड क्यों कहेंगे, डू नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम नेकेड आई, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकेंगे, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगी, अभी पिछले बताया हमने। डीएनए जो होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, याद रखना। और किसमें सर्कुलर डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, आपके बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा में, इनमें क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएच डीएनए होगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। न्यूक्लियोलस और मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल होंगे वो भी एब्सेंट होंगे। राइबोसोम 70S टाइप का होगा। ठीक है, जो राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 80S 70S। 80S इसमें केवल 70S का पाया जाएगा प्रोकैरियोट में, और जबकि यूकैरियोट में 70 और 80 दोनों S का पाया जाएगा, ये डिफरेंस है। इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, प्लाज्मिड पाया जाता है। ये प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल करता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन कराता है,
ट्रांसफॉर्मेशन कराता है बैक्टीरिया में, मतलब कहीं ना कहीं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। और इसका हम यूज ये, और इसके अलावा क्या कर सकता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो ये और भी बहुत सारे काम है, इसको हम आगे देखेंगे प्लाज्मिड को। इसमें ट्रू एक्यूज जो है वो एब्सेंट होगा, पॉलीराइबोसोमिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होगा। हम दोनों को समझ लेते हैं, पॉलीराइबोसोमिक क्या है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है। आइए सबसे पहले पॉलीराइबोसोमिक समझ लेते हैं। आपको पता है ये कोई डीएनए है और इस पे क्या बनना है, यहाँ पे कोई आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है, इसका एमआरएनए बनना है। तो इसका क्या होगा, बहुत सारे राइबोसोम लगे होंगे, बहुत सारी मशीनरी काम करेगी, बहुत सारे राइबोसोम लगे होंगे, एक ही पे बहुत सारे राइबोसोम लगे होंगे। तो इसको क्या कहेंगे, ये और राइबोसोम जब लगे होंगे तो क्या कराएंगे, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी। अब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो जो राइबोसोम होंगे बहुत सारे लगे होंगे, तो इसी को पॉलीराइबोसोमिक पॉलीराइबोसोम कहते हैं इसी को। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि कोई एक ये जीन है, मान लो ये जीन है आपका, इसका कोई एक प्रमोटर होगा, एक ऑपरेटर होगा, जबकि जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे वो खूब सारे होंगे। जैसे आपने पढ़ा लेक वाई, लेक जेड और लेक ए, ये तीन आपने पढ़े। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन क्या होते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर्ड ऑफ जीन विथ सिंगल प्रमोटर एंड ऑपरेटर, एक ही प्रमोटर ऑपरेटर होगा लेकिन स्ट्रक्चरल जीन का नंबर जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहते हैं। मोनोरेप्लिकोनिक का मतलब क्या है, मान लो कोई एक ये जीन है, इस पे क्या होगा कि ये कोई डीएनए है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, इससे क्या करेगा, ये न्यू डीएनए बन रहा है, इसका रेप्लिकेशन हो रहा है। अब तो यहाँ पे जो होगा वो डीएनए क्या होगा, वो एक ही डीएनए पॉलीमरेज होगा, वही एक ही वर्क करेगा, इसीलिए इसको, और एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगी, एक इधर बन जाएगी और इधर दूसरा डीएनए होगा, ये फॉर्क बनेगा, एक ही दूसरी तरफ बन जाएगा, एक ही इस तरफ बन जाएगी, बाई डायरेक्शनल इसकी सिंथेसिस होती चली जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, मोनोरेप्लिकोनिक। नो कंपार्टलाइजेशन का मतलब क्या है, ये इसकी सेल है मान लो, तो आपको पता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसको तो डीएनए इसका ऐसे ही होगा, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए होगा, डीएच डीएनए होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और ये साइटोसॉल है। तो अगर प्रोटीन की सिंथेसिस, यूकेरियोट में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस जब होनी होती है तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन यहाँ तो न्यूक्लियस है नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगा, साइटोसॉल में होगा, और ट्रांसक्रिप्शन वहां पे साइटोसॉल में होता है तो यहाँ भी साइटोसॉल में हो गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोसॉल में होगा। इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी साइटोसॉल में ही चलेगी, ग्लाइकोलिसिस है वो भी साइटोसॉल में ही चलेगी, क्योंकि ना माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे ना कुछ है, तो सब कुछ क्या होगा, सब कुछ साइटोसॉल में हो गया। मतलब साइटोसॉल और न्यूक्लियस कोई अलग अलग नहीं होगा, सब एक ही में मिला हुआ होगा। इसका एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। हम बात कर लेते हैं यूकेरियोट्स की। यूकेरियोट्स क्या होते हैं, कंपैरेटिवली लार्ज साइज के होते हैं, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होगा, मतलब ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी, लीनियर डीएनए होगा। लीनियर डीएनए से क्या होता है, ये जो इनका डीएनए होगा वो बहुत ही जो है मेच्योर टाइप का डीएनए होगा। लीनियर डीएनए से फायदा ये, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्लास्टिड डीएनए, ये अभी इसी बार के नीट के एग्जाम 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, इसको हमने डिस्कस भी किया है अपने चैनल पे, आप जाके वो देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में क्या होता है, सर्कुलर डीएस डीएनए होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, इसमें दोनों टाइप के
राइबोसोम पाए जाएंगे, 70S भी, 80S, 70S कहाँ पाए जाएंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। प्लाज्मिड एब्सेंट होता है एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट में 2 माइक्रोन प्लाज्मिड होता है, इसको याद रखिएगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और किस सेल में, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होते हैं। मोनोसिस्टोनिक होंगे, मतलब एक ही जीन पे सिंगल प्रमोटर ऑपरेटर, एक कोई जीन होगा, मान लीजिए ये कोई जीन है, प्रमोटर है या ऑपरेटर है, इसका एक ही जीन होगा, वन जीन, ठीक है। पॉलीरेप्लिकॉनिक का क्या मतलब है, बहुत सारे, मान लीजिए एक यहाँ पे होगा रेप्लिकेशन फॉर, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 1 2 3 4। जैसे आप ईस्ट की बात करते हो तो ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होते हैं, ARS। तो पॉलीरेप्लिकॉनिक का क्या मतलब है, बहुत सारे जो रेप्लिकेशन है एक ही डीएनए में हो सकते हैं। जैसे 1 और 3 क्या करेगा, एक्टिवली रेप्लिकेट करेगा, जबकि 2 और 4 पैसिवली रेप्लिकेट करने लगेगा, तो पॉलीरेप्लिकॉनिक होते हैं। और कंपार्टलाइजेशन होता है, मतलब ये कोई सेल है आपकी, ये कोई सेल है, उस सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसका डीएनए होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर यहाँ बाहर आएगा न्यूक्लियर पोर से, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, ग्लाइकोलिसिस चलनी होगी तो साइटोसॉल में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलना होगा तो यहाँ पे आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया होगी, वहां चलेगा। तो मतलब ये है कि हर एक कंपार्टमेंट अलग अलग होगा। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोट सेल का पूरा आपका जो भी वो रहा होगा, प्रोकैरियोट की सेल का जो एग्जांपल है बैक्टीरिया की सेल, हम उसको पूरा सेल डिस्कस कर लेंगे फुल डिटेल के साथ। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।